मेरा नाम संध्या है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं जब 7 साल की थी, तब मुझे मेरे पिताजी इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे और अभी 2 साल पहले ही मेरी माँ की भी मौत हो गई। मेरी उम्र 20 साल है और मेरी बहन की उम्र 25 साल है। मेरी बड़ी दीदी, जिनका नाम सुनैना है, हम दोनों बहनें अपने घर में अकेले ही रहते हैं। मेरी दीदी जॉब करती थी और उन्होंने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के को पसंद कर लिया था और वो उसी के साथ शादी करना चाहती थी। अब हम दोनों बहनों के अलावा हमारा तो कोई नहीं था, हमारा कोई भाई भी नहीं था। हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। मेरी दीदी ने मेरा हमेशा ही बहुत ख्याल रखा था। वो मेरे साथ बिल्कुल एक माँ की तरह रहती थी। मम्मी पापा के मर जाने के बाद दीदी ने ही मेरा ख्याल रखा था। मेरे लिए मेरी माँ और बाप दोनों मेरी दीदी ही थी। हम दोनों बहनों में ज़्यादा फर्क नहीं था। मैं अपनी दीदी से ज़्यादा हेल्दी थी, इसीलिए मैं उनसे बड़ी लगती थी। मैं बीए कंप्लीट करने के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, क्योंकि हमें घर के काम की बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हम दोनों बहनें अपने घर में बहुत सफाई रखते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। ये हमारे पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया था। मेरे पापा जीते जी कहते थे कि ये घर मेरी दोनों बेटियों का है। जब उनकी शादी हो जाएगी तो ये घर आधा आधा मैं इन दोनों को दे दूंगा। और अब जबकि मेरी मम्मी और पापा दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, तो ये घर हमारा हो गया। वैसे ही घर की रौनक तो माँ बाप से ही होती है। दीदी तो सुबह ऑफिस के लिए निकलती तो रात को 8 बजे ही घर में घुसती। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने घर में ही ठहरने का फैसला कर लिया था। मैं घर में ही रहती थी, सारा दिन अकेले रहती और बोर हो जाती थी, इसलिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इसी तरह मेरा टाइम भी पास हो जाता था और घर के भी सारे काम हो जाते थे। मेरी दीदी जिस लड़के को पसंद करती थी, वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता गांव में रहते थे और वो लोग बहुत गरीब थे। वो यहीं शहर में रहकर अपने माता पिता को हर महीने अपनी सैलरी भेज दिया करता था। जब उसने मेरी दीदी को पसंद कर लिया, तो उसने मेरी दीदी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। हमें तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और वो मेरी दीदी से बहुत प्यार करता था। उसने अपने माता पिता को मेरी दीदी के बारे में सब कुछ बता दिया था और दीदी की फोटो भी भेजी थी। उसके घर वालों को मेरी दीदी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और कहा था कि जल्द से जल्द शादी करके हमारी बहू को हमारे पास भेज दो। मेरी दीदी गांव नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी अनिल जीजा तो शहर में काम करते थे। मेरी दीदी ने सोचा कि जब अनिल शहर में काम करता है तो वो गांव जाकर क्या करेगी। अनिल जीजू ने अपने माता पिता से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि बस हमें इसी बात का डर था कि पत्नी मिल जाने के बाद तुम बदल ना जाना, हम बूढ़े माता पिता का क्या होगा। मेरी दीदी ने अपने सास ससुर से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो कभी उनका बेटा उनसे नहीं छीनेगी। अपने माता पिता को जो हक वो पहले से देता आया है, शादी के बाद भी वही हक देगा, क्योंकि हम दोनों बहनें भी तो बेसहारा हैं और बिना माता पिता की जिंदगी गुजार रही हैं। हमसे ज्यादा माता पिता की अहमियत शायद कोई नहीं समझ सकता। अनिल जीजू के माता पिता को मेरी दीदी की ये प्यार भरी बातें बहुत अच्छी लगी। वो लोग छुट्टियों में हमारे घर आ गए थे और इसी तरह से अनिल जीजू और सुनैना दीदी की शादी हो गई। शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं की गई थी, क्योंकि फालतू का खर्चा होना था। ना तो अनिल जीजू के ज्यादा रिश्तेदार थे और ना ही हमारे इस दुनिया में कोई था, इसलिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से शादी कर ली थी। अनिल जीजू के माता पिता मेरी दीदी से बहुत खुश हुए थे। अनिल जीजू मेरी दीदी को अपने किराए वाले फ्लैट में लेकर चले गए और उनके माता पिता वापस अपने गांव लौट आए थे। 1 हफ्ता मेरी दीदी वहां पर रही। उनको हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी और पूरा 1 हफ्ता मैंने अपनी दीदी के बगैर इस घर में बड़ी मुश्किल से गुजारा, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था। हमारे घर में लगभग 5 कमरे थे और सारे ही कमरों के अंदर वॉशरूम और बाथरूम अटैच था। 2 मंजिल का घर था। मुझे इतने बड़े घर में दीदी के जाने के बाद बहुत डर लग रहा था। 3-4 दिन तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहकर चली गई थी, लेकिन भला वो भी मेरे साथ मेरे घर में कब तक रहती। उसके बाद वो अपने घर चली गई। दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्हें मेरी बहुत फिक्र लगी हुई थी कि मैं किस तरह से अकेले घर में रह रही होंगी, और फिर मैं जॉब भी तो नहीं करती थी।
दीदी ही तो जॉब करती थी, उन्हीं की कमाई से तो मेरा गुजर बसर हो रहा था। दीदी की शादी को 1 हफ्ते से ज़्यादा हुआ था। दीदी अपने सामान के साथ हमारे घर पर आ गई और उन्होंने कहा कि मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहूंगी। मैंने दीदी को बोला, कहीं ऐसा ना हो कि अनिल जीजू नाराज हो जाएं। दीदी ने कहा, उन्हें भी तुम्हारी फिक्र थी, उन्हें जब मुझसे मिलना होगा वो यहाँ पर आ जाएंगे। पर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था। लड़की का असल घर उसका ससुराल ही होता है। मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आ गया। हमारा घर बहुत बड़ा था और हमारे घर में कमरे भी बहुत सारे खाली पड़े हुए थे। सिर्फ मैं और दीदी एक ही कमरा इस्तेमाल करते थे। इसलिए मैंने अपना आइडिया अपनी दीदी को बताया कि क्यों ना आप और जीजू हमारे ही घर पर रह लो। वैसे भी अनिल जीजू कितने सालों से किराए के फ्लैट में रह रहे हैं। आप दोनों इस घर में रहोगे तो आपका किराया भी बचेगा और आप दोनों को मेरी फिक्र भी नहीं होगी। इस चीज से मुझे भी फायदा होगा। मुझे भी यहाँ का अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे भी आप लोगों का साथ मिल जाएगा तो बहुत खुशी मिलेगी। दीदी को भी मेरा ये आइडिया बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने अपना आइडिया अनिल जी को बताया। अनिल जीजू ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फ्री में वहां पर नहीं रह सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दीदी ने कहा, आप एक बार घर आ जाओ, फिर साथ बैठकर बातें करते हैं। ये कहकर दीदी ने फोन काट दिया। जब रात के टाइम पर अनिल जीजू घर आए तो मैंने उन्हें घर में रहने के लिए तैयार कर लिया और ये भी कहा कि आप लोग किराए की जगह मुझे अपना समझकर अपने साथ रख लो, यही मेरे लिए बहुत है। अनिल जीजू मुझे अपनी बहन समझते थे। उन्होंने कहा, मेरा इरादा तो था कि मैं तुम्हें अपने साथ फ्लैट में ही ले चलूं, लेकिन फ्लैट बहुत छोटा था। हम 2 लोगों का गुजारा ही वहां पर बड़ी मुश्किल से होगा, इसलिए मैंने तुम्हें वहां ले जाने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब आप लोग यहाँ पर मेरे साथ रहोगे। अब यही आपका घर है। वैसे भी ये घर मेरी दीदी और मेरा दोनों का ही तो है। अनिल जीजू बहुत अच्छे थे। वो हमारे घर में रहने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना फ्लैट खाली कर दिया और वहां से सामान हमारे घर में शिफ्ट कर दिया। अब दीदी और जीजू सुबह को साथ जॉब करने के लिए चले जाते थे और मैं उन दोनों पति पत्नी के लिए रात का खाना तैयार कर लिया करती थी। इसी तरह से दिन गुजरते चले गए। मेरी दीदी की शादी को पूरे 2 साल हो गए थे और अभी तक मेरी दीदी को कोई औलाद नहीं हो सकी थी। दीदी को भी बच्चों का बहुत शौक था। उधर अनिल जीजू को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। दीदी ने काफ़ी सारे डॉक्टर को भी दिखा दिया था, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया और फिर धीरे धीरे करके 5 साल मेरी दीदी की शादी को गुजर गए थे और अभी तक हमारे घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। मैं भी अपने घर में रौनक देखना चाहती थी। बच्चों की चहल पहल, बच्चों की आवाज़, उनके साथ खेलना, लेकिन हम सब बहुत मायूस हो चुके थे और तब तो मेरी दीदी भी हार मानने लगी थी। दीदी मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जिद किया करती थी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी चाहत थी कि मैं पहले अपनी दीदी के बच्चों के साथ खूब खेलूं, उसके बाद तो मैं शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी। लेकिन शायद मेरी ये ख्वाहिश ही रह जानी थी। किसी ने हमें तीर्थ यात्रा पर जाने की राय दी, तो किसी ने हमें घर में हवन करने के लिए कहा था और किसी ने तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए बोला था। मैं खुद दीदी के साथ हर जगह जाती थी, क्योंकि वो भी तो अकेली होती थी। अनिल जीजू तो ऑफिस चले जाते थे। मेरी दीदी ने शादी के 3 साल तक जॉब की। फिर मेरी दीदी की तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर उनको प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही थी। इसी वजह से अनिल जीजू ने दीदी की जॉब छुड़वा दी और उनसे कहा कि तुम घर में रहकर आराम करो। दीदी के साथ साथ मैं भी काफ़ी सारी जगह पर जा चुकी थी, क्योंकि मेरी दीदी प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही थी और हर बार उनकी कोशिश नाकाम हो जाती। हम लोगों ने घर पर भी काफ़ी सारे हवन करवा लिए थे और शहर के हर डॉक्टर को दिखा दिया था, पर क्या परेशानी थी कोई भी ये बात नहीं बताता था। बस हर कोई मेरी दीदी की दवाई दे दिया करता था। दीदी दवाई खाते खाते परेशान हो गई थी और हर बार बड़ी उम्मीद के साथ वो दवाई खाती, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। दीदी ने मन्नतें मांगी हुई थी कि उनके पास बच्चा आ जाए तो वो मंदिर जाकर बहुत सारे गरीबों को खाना बांटेंगी, लेकिन इससे भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इसी तरह से काफ़ी साल गुजर जाने के बाद दीदी हिम्मत हारती जा रही थी, पर मैं हर बार उनको हिम्मत देती थी और उनको यकीन दिलाती
कि भगवान एक दिन आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। हम लोग हर काम में मायूस हो गए थे और थक हार कर अब घर पर ही बैठ गए थे और भगवान का फैसला आने तक इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे यहाँ अनिल जीजू के दूर के रिश्तेदार मेरी दीदी से मिलने के लिए आए। उन लोगों ने हमारे घर पर रात का खाना भी खाया था। वो दोनों पति पत्नी थे और अनिल जीजू की पत्नी को काफ़ी टाइम से देखने की ख्वाहिश कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों की शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई थी, इसलिए कोई भी मेहमान शादी में नहीं आ पाया था। अभी ये लोग शहर ही आए हुए थे, तो इसलिए दीदी से मिलने के लिए घर पर भी आ गए। उन्होंने मेरी दीदी को बताया कि तुम्हारे शहर में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, तुम एक बार अपने आप को उन्हें दिखा दो। दीदी ने बताया था कि हम काफ़ी सारे तांत्रिक बाबा के पास जा चुके हैं, पर हर बार हमारी कोशिश नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एक बार और ट्राई करके देख लो। दीदी ने उनका कहना मान लिया और कुछ दिनों बाद ही दीदी तांत्रिक बाबा के पास चली गई। दीदी ने मुझे भी उस बाबा के पास अपने साथ लेकर चली गई। उन्होंने दीदी को जड़ी बूटियां बनाकर दी थी, जो पति पत्नी दोनों को ही खाने की एडवाइस दी थी। दीदी वो जड़ी बूटियां भी पाबंदी से खाती रही और अनिल जीजू को भी खिलाती रही, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। उनका बेटा मेरे पास ट्यूशन पढ़ता था। कभी कभी वो अपने बेटे को लेने के लिए हमारे घर आ जाती थी और 1-2 घंटा बातचीत करने के बाद ही हमारे घर से जाती थी। वो उस दिन भी अपने बेटे को लेने के लिए आई थी। उन्होंने जब दीदी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उनसे वजह पूछी कि सुनैना को क्या हुआ। फिर दीदी उनके पास बैठ गई और उन्होंने सारी बात बता दी कि अब की बार भी उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और साथ ये भी बता दिया कि वो कई तरीके आजमा चुकी हैं और अब तो वो किस्मत हार चुकी है। लेकिन फिर आंटी ने दीदी को बताया कि ज्योतिषी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक बार उनके पास जाओ तो तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। वो ज्योतिषी भी हैं और वेद भी हैं। वो तुम्हारी कुंडली देखकर बता देंगे कि तुम्हारी कुंडली में बच्चा है या नहीं। अगर होगा तो वो तुम्हारा इलाज करना शुरू कर देंगे। तुम्हें भरोसे पर नहीं रखेंगे और मुझे भरोसा है कि तुम ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाओगी। तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। इन आंटी की बात सुनकर दीदी के दिल में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। दीदी ने अगले ही दिन उनके पास जाने का फैसला कर लिया। अब की बार दीदी वेद जी के पास अकेली गई थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे पास दीदी के साथ जाने का टाइम नहीं था। दीदी जब घर आई तो मैंने देखा कि वेद जी ने दीदी को कुछ सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा पानी में मिलाकर खाने के लिए दिया था और कहा था कि इसका आपको रोज़ सेवन करना है, और साथ ही उन्होंने 2 लौंग भी दी थी। उनसे कहा था कि इन दोनों लौंग को तुम्हें 15 दिन तक अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रखना है और सोते समय इन दोनों लौंग को अपने शरीर पर मल लेना। उसके बाद फिर से दोबारा इसको अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध देना। मुझे तो ये वेद जी कम और तांत्रिक बाबा ज़्यादा लग रहे थे। वैसे भी आंटी जी ने बताया था कि वो एक ज्योतिषी भी हैं। दीदी ने उस वेद जी के बताए हुए तरीके के मुताबिक सब कुछ किया। उस लौंग को अपनी साड़ी के पल्लू में भी बांध लिया और रात को उसको मल कर दोबारा से साड़ी के पल्लू में बांध लेती, और साथ ही साथ वो उन्होंने जो सफ़ेद पाउडर की पुड़िया दी थी उसको भी पानी के साथ ले रही थी। अगले हफ्ते ही दीदी प्रेग्नेंट हो गई। दीदी जब प्रेग्नेंट हुई तो मैं बहुत हैरान रह गई थी कि ये सब कुछ आखिर कैसे हो गया। दीदी इन 2 चीज़ों की वजह से इतनी आसानी से प्रेग्नेंट हो गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? फिलहाल दीदी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। वो तो फूल ही नहीं समा रही थी खुशी से। उन्होंने ये गुड न्यूज़ अनिल जीजू को सुनाना चाहा। जब वो घर आए तो दीदी ने उनको बड़ी खुशी के साथ ये गुड न्यूज़ सुना दी, और वो भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए कि पिछले 5 सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अब एक मामूली वैद्य के पास जाने से इतनी जल्दी दीदी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अनिल जीजू ने दीदी से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो दीदी ने साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा कि डॉक्टर उल्टी सीधी दवाइयाँ दे देते हैं। और फिर उनको इतने समय के बाद ये गुड न्यूज़ मिली है, जिसको वो बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक यही सब कुछ चल रहा था कि भला ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकता है। सिर्फ 2 लौंग के टुकड़े अपने शरीर पे मलने से, और वो सफ़ेद पुड़िया, उसमें ऐसा क्या है जिसका सेवन करने से दीदी प्रेग्नेंट हो गई, जबकि मेरी आंखें देख पाती है।
दीदी ने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा और ना ही कोई तांत्रिक बाबा। बहुत से तांत्रिक बाबा ने भी दीदी को जड़ी बूटी और न जाने क्या क्या इस्तेमाल करने के लिए दिया था, पर दीदी उन चीज़ों से भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो फिर ये सब क्या था? इस सब से तो बहुत जल्दी ही रिजल्ट निकल आया था। ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा था। माँ बनना या नहीं बनना, ये सब कुछ तो भगवान के हाथों में है। फिर इस वैद्य ने मेरी दीदी को ऐसा क्या दे दिया? ये सब कुछ कैसे मुमकिन था? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे दीदी की हरकतें भी बड़ी अजीब सी लगने लगी थी। और तो और हैरानी की बात यह थी कि 15 दिन गुजरते ही दीदी का पेट भी बढ़ता हुआ नजर आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी कि भला प्रेग्नेंट लेडी का पेट भी तीसरे और चौथे महीने में बाहर निकलने लगता है, पर मेरी दीदी का पेट तो 15 दिन के बाद ही बढ़ना शुरू हो गया था। मैं अगर दीदी से कुछ कहती तो वो मुझे डांट देती और कहती थी कि तुम जो चीज़ पर शक कर रही हो। उन्होंने मेरी कुंडली देखकर बताया था कि तुम्हारी कुंडली में माँ बनने का सुख बहुत जल्दी है, तुम जल्दी ही माँ बन जाओगी। और उनकी कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। देखो, मुझे एक हफ्ते में ही गुड न्यूज़ मिल गई। मैं अब दीदी से इस रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना बंद कर चुकी थी, लेकिन अब मुझे इलाज के बारे में जानने का इंटरेस्ट जागने लगा था। मैं जानना चाहती थी कि भला ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो एक हफ्ते में कैसे हो गया। एक दिन मेरी दीदी बाथरूम में नहाने के लिए गई हुई थी और उन्होंने अपनी वो साड़ी उतार कर बाथरूम में ही टंगी रहने दी थी, जिस साड़ी के पल्लू में वो 2 लौंग बंधी हुई थी। मैं पहले किचन में गई और मैं गरम मसाले के डिब्बे से 2 लौंग निकालकर अपने हाथ में रख ली और फिर वाइट सोडा निकाला, उसकी कुछ पुड़िया बनाई और जाकर दीदी की असली वाली पुड़िया अपने पास रख ली और वो वाइट सोडे वाली पुड़िया से बदल दी। उसके बाद मैं जल्दी से बाथरूम में जाकर दीदी की साड़ी के पल्लू में किचन से लाई हुई लौंग उनके पल्लू से बांध दी और जो लौंग उनके पल्लू में पहले से ही बंधी हुई थी वो अपने पास रख ली। मैंने वो पुड़िया पानी के साथ ली और उसके बाद वो लौंग भी अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध ली। मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर इतनी जल्दी असर कैसे होता है। मुझे पता था कि मेरे ऊपर तो कोई असर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो शादीशुदा भी नहीं थी। ये सब किए हुए मुझे लगभग 4-5 दिन हो गए थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी और समझ गई थी कि ये जोशी मेरी दीदी को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं ये सब कुछ सोच रही थी। रात का टाइम था और फिर मैं सो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरा पेट दीदी की तरह बड़ा हुआ था। इसका मतलब मैं भी प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरे पेट को अचानक क्या हो गया। मेरा पेट बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडी की तरह हो गया था। मैं परेशान थी कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। बिल्कुल प्रेग्नेंट औरत की तरह लग रही थी। अब मैं दीदी और जीजू के सामने भी नहीं आती थी और मुझे रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि मैं दुनिया वालों को कैसे नज़र मिलाऊंगी। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने बच्चों के पेरेंट्स को भी फ़ोन करके मना कर दिया था कि वो ट्यूशन पढ़ने के लिए ना आएं। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ। बच्चों से तो मैंने जान छुड़ा ली, लेकिन जो घर के लोग थे उनसे मैं अपनी जान कैसे छुड़ाती। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही रहने लगी थी। अपना पेट भी सबसे छुपा कर रखती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मेरा पेट भी बाहर निकलता चला जा रहा था और इसी तरह का पेट दीदी का भी हो रहा था। उनका पेट बढ़ना तो प्रेगनेंसी की निशानी थी, पर भला मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो गया था। मुझे कोई देख न ले, इसीलिए मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। दीदी जब मुझे किसी काम से आवाज़ लगाती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर नहीं आती, उनसे इनकार कर दिया करती थी। जीजू भी दीदी के बारे में पूछते थे कि संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही, आजकल वो मुझसे बात भी नहीं करती। दीदी ये कह देती कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे से ज़्यादा बाहर ही नहीं निकलती। काफ़ी दिन तक तो मैंने ये सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन एक दिन दीदी मेरे कमरे में आ गई थी और मुझे देखकर बहुत हैरान हो गई। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ ही मार दिया था और कहा था कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम हमें भी तो बता सकती थी, हम खामोशी से तुम्हारी शादी करवा देते, पर तुम्हें हमारी इज्जत पर दाग लगाने की क्या ज़रूरत थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि दीदी को किस तरह से अपनी सच्चाई का यकीन दिलाऊं। दीदी मुझसे पूछ रही थी
कि बताओ ये सब कुछ किसने किया और वो कौन है। मुझे उनको कुछ बताया ही नहीं जा रहा था और मैं रोने लगी। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। दीदी के बहुत ज़्यादा जिद करने पर मैंने उनको बताया कि आपको जो पुड़िया वाली दवाई वैद्य जी ने दी थी और जो लौंग आपके पल्लू में बंधने के लिए दी थी, वो लौंग मैंने अपने पल्लू में चोरी करके आपके पल्लू से बांध ली और आपकी पुड़िया वाली दवाई को भी मैंने बदल कर असली वाली पुड़िया की दवाई को खा लिया था। मैं ये जानना चाहती थी कि आप अचानक इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। बस इसी सब वजह से मेरा पेट बाहर निकल आया। दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बहन पर भरोसा रखो। आपकी बहन ने कभी कुछ भी गलत करने के बारे में नहीं सोचा। जो बात मैं बता रही हूँ वही सच है। यही वजह है कि मेरा पेट प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखने लगा है। दीदी को भी ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरत हुई कि मैं तो शादीशुदा भी नहीं थी, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर दीदी ने मुझे कहा कि तुम अभी कुछ दिन तक अपने कमरे में ही रहना और बिल्कुल भी तुम बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अभी कमरे के बाहर मत आना। घर पर कोई आ गया तो उसने मेरे बारे में पूछा तो दीदी कहने लगी मैं उन्हें खुद संभाल लूंगी। मैंने दीदी की कही हुई बात पर यकीन कर लिया था। मुझे अपने ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, इसीलिए उनके पेरेंट्स का आना जाना हमारे घर पर लगा रहा और वो मेरे बारे में पूछ रहे थे। दीदी ने काफ़ी लोगों को तो ये कह दिया कि मैं शहर से बाहर गई हुई हूँ, कुछ दिनों बाद ही वापस लौटूंगी। कोई भी घर पर आता था तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन भला ये राज कब तक छुपता। कभी ना कभी तो सबके सामने आना ही था और फिर एक दिन आ भी गया। एक दिन फिर से एक बच्चे की मम्मी हमारे घर आई, लेकिन वो तो हमारे घर पर जमकर ही बैठ गई थी। दीदी ने उन्हें बताया और उनके सामने चाय नाश्ता भी दिया, लेकिन वो दीदी से बातें कर रही थी कि अचानक उन्हें हमारा पूरा घर देखने का ख्याल आ गया। दीदी ने उनसे बहुत सारे बहाने बनाए और ऊपर के पोर्शन वाले सारे कमरे दिखा दिए, लेकिन वो नीचे वाला कमरा भी देखना चाहती थी जिस कमरे में मैं थी। और वो समझ गई थी कि मेरी दीदी उनसे कुछ छुपा रही है। उस औरत को मेरी दीदी बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर वो हुआ जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। दीदी के पास अचानक किसी का कॉल आया। वो फ़ोन पर बात करने में बिजी हो गई और उस बच्चों की मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और वो मेरे कमरे के अंदर आ गई। उनकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो हैरान रह गई। मैं भी उन्हें देखकर हक्का बक्का सी रह गई कि अब क्या होगा। अब तो मेरी इज्जत सिर्फ भगवान के हाथ में ही है। फिर ऐसा हुआ कि अचानक उस औरत के मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगा और कॉल आने वाले इंसान ने बताया कि उनकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। वो फौरन उल्टे पैरों हमारे घर से भाग गई। तब जाकर हमारी सांस में सांस आई थी। अब दीदी ने कहा कि इसका जल्द से जल्द कोई सलूशन निकालना होगा, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस टाइम तो भगवान ने हमारी इज्जत को बचा लिया, लेकिन आगे क्या होने वाला था ये तो हमें भी नहीं पता था। दीदी ने अनिल जीजू को बताने का फैसला किया तो मैं बहुत डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनको इस बारे में कुछ पता चले, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो भी अपनी साली को गलत ही समझेंगे और सोचेंगे कि ज़रूर उनकी साली का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और ये सब कुछ किसी लड़के का ही किया धरा है। दीदी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तो फिर तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी, एक कुंवारी लड़की का प्रेग्नेंट होना। दीदी ने कहा कि अनिल को तो बताना ही पड़ेगा, आखिर उनके अलावा हमारा कोई है भी तो नहीं। उन्हें बिना बताए इस चीज़ का सल्यूशन कैसे निकलेगा। और फिर दीदी ने इस बारे में अनिल जीजू को बता दिया। जीजू मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। मुझे पता था कि उनको भी दवाई वाली बात पर यकीन नहीं आएगा और उनका भी यही कहना था कि तुम्हारी बहन ने बहुत गलत कदम उठाया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अनजाने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। दीदी ने जीजू को समझाने की बहुत कोशिश की, जिस पर उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी बहन की साइड लेकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। और उन्होंने दीदी की किसी बात पर यकीन नहीं किया, जो हम दोनों बहनों से बहुत नाराज़ भी हुए। अब दीदी ने जीजू से कहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, ज़रूर हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। लेकिन जीजू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कमरे में चले गए और मैं भी अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई थी। ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं जीजू की नज़रों में भी गिर गई थी।
मैंने जीजू को अपना भाई मान लिया था और उनको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए था, बल्कि परेशानी में, कड़े वक्त में उनको मेरा साथ देना चाहिए था। पर वो तो नाराज ही हो गए। मैं उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मैंने जब कमरे से बाहर देखा तो दीदी पर गुस्सा करते थे और उनसे कहते थे कि अपनी बहन को कमरे के अंदर ले जाओ, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। जब मैं घर आया करूं तो ये मेरे सामने ना आया करे। दीदी ने रात के टाइम पर जीजू को सब कुछ समझाया था कि वो लड़की है, हमें उसका साथ देना चाहिए और उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए, वरना उससे कौन शादी करेगा। फाइनली जीजू मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जीजू ने दीदी से सख्ती से मना किया था कि दिन के टाइम पर तुम इसे अपने साथ घर से बाहर मत लेकर जाना, मौका देखकर ही तुमसे डॉक्टर के पास लेकर जाना। दीदी मुझे मौका देकर डॉक्टर के पास ले गई थी। मैं बहुत घबराई हुई थी कि अब क्या होगा। मेरे साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पर हम लोग लगभग 1 घंटा बैठे रहे थे, लेकिन जब हमारा नंबर आने लगा तो डॉक्टर के चेकअप करने का टाइम ख़त्म हो गया था और अब हमें कल फिर से दोबारा यहाँ पर आना था। हम लोग घर चले गए थे। हम लोग घर आए तो जीजू ने दीदी से पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया, जिस पर दीदी ने बताया कि डॉक्टर के चेकअप का टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए हम घर को वापस आ गए और अब कल फिर से जाएंगे। मेरी ये रात बड़ी भारी गुजरी थी और मुझे दिन निकलने का इंतज़ार था। मैं सारी रात जागती रही। मुझे इंतज़ार था कि कब सुबह होगी और मेरी मुश्किल ख़त्म होगी। फिलहाल सुबह हो गई थी और मैं लगभग 10 बजे के टाइम पर दीदी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर फिर से चली गई थी। हम लोग चेकअप करवाने के लिए घर से निकल गए थे। दीदी ने अपना चेकअप नहीं करवाया था। मेरा नंबर आ गया था और मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी और मुझे पसीने छूट रहे थे। डॉक्टर मुझे अपने साथ चेकअप के लिए ले गई थी। मेरा चेकअप हो गया था। मुझे तो बाहर भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टर काफ़ी देर के बाद बाहर आई थी और कुछ परेशान भी लग रही थी। दीदी के पूछने पर डॉक्टर ने कोई सही जवाब नहीं दिया था और कहा था कि मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वो टेस्ट करवाने के बाद मेरे पास आना। टेस्ट की पर्ची लेकर मैं और दीदी लैब चले गए और हमने टेस्ट भी करवा लिए। टेस्ट की रिपोर्ट हमें अगले दिन मिलने वाली थी और अगले दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। जब हमें लैब से रिपोर्ट मिली, जैसे तैसे अगला दिन भी निकल चुका था। हम दोनों बेसब्री से लैब से रिपोर्ट मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। दोपहर के 2 बजे मैं और दीदी लैब चले गए थे। वहाँ से रिपोर्ट लेकर हम फ़ौरन डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और बताया कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, सिर्फ पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से पेट फूल गया और पेट के चारों हिस्से पर चर्बी जमा हो गई। ये बात सुनने के बाद मैं तो सुकून की सांस ली। मैं बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गई थी कि चलो अच्छा है, जैसा मैंने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर की बात सुनने के बाद दीदी ने भी अपना चेकअप करवाया, क्योंकि अब दीदी को भी गड़बड़ महसूस होने लगी थी। जब दीदी का चेकअप हुआ और अगले दिन दीदी को भी रिपोर्ट मिली तो दीदी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दीदी की भी प्रेग्नेंट नहीं थी। उनका पेट भी मेरी तरह इन्फेक्शन की वजह से ही फूल रहा था। दीदी को भी यकीन हो चुका था कि वो वैद एक फ्रॉड आदमी है और लोगों को पैसों के नाम पर ठग रहा है, बल्कि अपनी दवाई से वो लोगों के पेट में बीमारियां पैदा कर रहा है। दीदी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हो गई थी। ये बात जब जीजू को पता चली तो वो भी बहुत अफसोस में चले गए और उन्होंने मुझ पर जितना भी गुस्सा किया था उसके लिए वो मुझसे माफ़ी मांगने लगे। दीदी ने भी मुझसे कहा था कि मैं भी इतनी समझदार होने के बावजूद भी एक वैद और ज्योतिषी जैसे आदमी पर भरोसा कर बैठी। उस आदमी की उस पुड़िया वाली घटिया दवाई की वजह से हम दोनों बहनों के पेट में इन्फेक्शन हो गया। इस चीज़ का ट्रीटमेंट तो हमारा शुरू हो गया था। वो आदमी इस तरह से न जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और उनके पेट में बीमारियां पैदा कर रहा था। मेरी दीदी और जीजू ने मिलकर उस फ्रॉड आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की टीम ने उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ऐसे न जाने कितनी औरतें थीं जो इस आदमी की घटिया दवाई का शिकार हो रही थी। मेरी दीदी ने भी ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और औलाद की खातिर तो औरत सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है। मेरी दीदी ने भगवान से मांगने की बजाय ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिसके हाथों में कुछ नहीं होता और
जिन्होंने सिर्फ मेरी दीदी से पैसे ही नहीं लूटे थे। मेरी दीदी ने काफ़ी दिनों तक प्रार्थना की और अपनी औलाद के लिए रोती रही। आखिरकार भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इस हादसे के लगभग 6 महीने बाद मेरी दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी और पूरे 9 महीने होने के बाद मेरी दीदी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरी दीदी और जीजू बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने बेटे को देखकर फूले नहीं समाते थे। फाइनली मेरी गोद में मेरा भांजा आ गया था और मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मेरी दीदी ने कहा था कि अब बस तुमने अपना भांजा भी देख लिया और अपनी गोद में भी ले लिया। अब 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हारी भी शादी कर देंगे। मुझे और क्या चाहिए था। मेरी दीदी अपनी ज़िंदगी में खुश हो गई थी। बस उन्हें ही देखकर मैं भी खुश हो गई। भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल दिया था। यही हमारे लिए सब कुछ था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे ढोंगी लोगों का शिकार ना हो और बिना किसी भी इंक्वायरी के उनकी उल्टी सीधी दवाइयाँ ना खाएं। जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे लोगों और फ्रॉड लोगों की दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करें। उस ऊपर वाले से मांगें जो किसी को निराश नहीं करता और ना ही किसी की प्रार्थना को रद्द करता है। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो सबकी सुनने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड लोगों से बचकर रहें। और अगर आप लोगों को अपने आसपास ऐसा लगता है कि ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो लोगों को तरह तरह के झूठे झांसे देकर लूट रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें और उन्हें अपने एरिया से भगाने की कोशिश करें ताकि वो और लोगों को बेवकूफ़ ना बना सके। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।